सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह इसके बारे में बताएंगे। इसमें इला सचानी नाम की एक लड़की रहती है, उसकी कहानी है। उसके हाथ नहीं होते, हाथ काम नहीं करते, मतलब कोई भी काम कर मतलब जो काम करती थी वो पैरों से करती थी। उसके हाथ किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होते थे, मतलब उसके हाथ बहुत कमज़ोर थे, मतलब किसी तरीके का काम वो अपने हाथों के द्वारा नहीं कर पाती थी। इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी मिसाल के रूप में सबके सामने आई। तो देखिए उसने अपने कामों को किस तरीके से उसने अपने काम किए कि एक उसने अपनी मिसाल कायम की है। तो देखिए मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहले रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने, मतलब एक साड़ी थी, उसमें जो किनारी बेल बूटे जो डिज़ाइनें बनाई थी वो इला ने अपने पैरों के सहारे उसमें डिज़ाइन बनाई थी। तो देखिए इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने, जो कढ़ाई मतलब चादरों में है, साड़ियों में है, कई चीज़ों में वो कढ़ाई की है, जो एक मिसाल अनूठी मिसाल बन गई है। क्यों? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हाथ के द्वारा करते हैं ना, हाथ के सहयोग से करते हैं, मगर उनके हाथ काम नहीं करते थे, अतः उन्होंने अपने पैरों के सहारे से वो डिज़ाइनों को बनाया था। और उन्होंने अपने ये सोच के हिम्मत नहीं हारी कि अरे हमारे हाथ नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे। उन्होंने हिम्मत रखी और अपने हाथों को मतलब पैरों को अपने हाथ बनाया और मतलब उन्होंने धीरे धीरे करके डिज़ाइन बनाना सीखा और उससे एक मिसाल अपनी कायम की। 26 साल की इस इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी से आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टी खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी अयो रे। तो सभी बच्चे जब खेलते हैं तो उसको भी थोड़ा सा लालच तो आता था, मगर वो पैर हाथों से अपने लाचार थी, क्योंकि जो भी खेल खेलती थी उसमें उसके हाथ का उपयोग होता था, तो इसलिए वो एक किनारे बैठकर वो सभी चीज़ें देखती थी। इला गाने में तो उनका साथ देती थी, मगर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। इला गाना तो जब वो बच्चे झूले में बैठकर गाना गाते थे तो इला भी उनके साथ गाना तो गाती थी, मगर वो उसमें झूले में बैठकर पेंग नहीं भर पाती थी, क्योंकि झूला को पकड़ने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है और उसके हाथ नहीं थे, मतलब कमज़ोर थे। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्प कहने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ से धप्प बोलते पीठ में। आप लोग भी ये सब खेल खेलते हो ना, तो जब आप खेलते हो तो किसी बच्चे को ढूंढते हो तो धप्प बोलते हैं ना, तो धप्प किससे बोलते हैं? अपने हाथ से दूसरे की पीठ पर धप्प मारते हैं। मगर इला के हाथ जो है ऊपर उठते नहीं थे, इसलिए वो दौड़ तो जाती थी, मगर जब धप्प करने की बारी आती थी तो वो निराश हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ नहीं उठते थे धप्प करने के लिए। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना, मतलब उसके हाथ काम नहीं करते थे तो उसने एक चुनौती के रूप में उसको स्वीकार किया कि ठीक है, अगर हाथ नहीं काम करते तो हम अपने पैरों के द्वारा हर काम को करना सीखेंगे। और उसने अपने पैरों से काम करना सीख लिया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वे इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी।
वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने हर काम जो भी काम हाथ से किए जाते हैं वो सभी काम उसने पैर से करना सीख लिया था, इसलिए उसको कहीं भी परेशानी नहीं होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकना चाहती थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, पर 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। मतलब आज भी है यही चीज़ कि अगर कोई बच्चा अपने हाथों से नहीं लिख पाता है तो उसके परीक्षा लिखने के लिए दूसरा सहयोगी उसके साथ में बैठता है। और परीक्षा में अगर कोई बच्चा ऐसा विकलांग है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय अन्य बच्चों की अपेक्षा उसको ज़्यादा समय दिया जाता है और उसके साथ में दूसरे व्यक्ति को बैठाकर उससे कॉपी लिखवाई जाती है। मगर इला को ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी। उसे यह बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। मगर उसने सोचा कि अगर हम परीक्षा नहीं पास कर पाए तो ऐसा नहीं कि हम यहीं पे अपने मतलब उम्मीद, अपने विचार या अपनी कामयाबी को यहीं पर रोक दें। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कढ़ाई बुनाई। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने में से लेकर बूटियां उकेलते हुए देखती थी। वो जब उसकी दादी और मम्मी उसका काम ये सब काम करती थी माँ, तो वो बड़े गौर से उन सबको देखती थी। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली और जब उसने अपनी माँ को, अपनी दादी को ये सब काम करते हुए देखा तो उसने भी अपने मन में ठान लिया कि मैं भी इसी काम को सीखूंगी। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं है। हम हाथ से ही मतलब सुई में धागा डालने में बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, मगर वो तो पैरों से, है ना, पैरों से भी कितना मुश्किल है उसको सुई में धागा डालना। मगर दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जहाँ चाह रहा वहाँ राह का मतलब अगर हम किसी काम को ठान लें तो वो उसमें हम कामयाब होते ही हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ हमने चाहत बनाई है वहाँ अपने आप हमारे लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों में नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह समझ में उसको आने लगा था। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब उसने मतलब लखनऊ कढ़ाई भी सीख रखी थी, बंगाली साड़ियों में भी उसने कढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों की चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में वह नवीनता सभी को बहुत अच्छी लगी। मतलब जो पुरानी डिज़ाइनें थी उसमें नए तरीके का नया लुक देने के लिए उसने बहुत सारे टाँके मतलब कढ़ाइयाँ सीखी थी जो कि आज लोगों को बहुत पसंद आई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आँखों में चमक, ओंठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेलती थकती नहीं हैं। मतलब कहना चाहिए कि अगर हम किसी काम को करने में असमर्थ हैं तो हमें उसके लिए असमर्थता व्यक्त नहीं करनी है, बल्कि हमें उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है कि क्यों नहीं ये काम हम कर सकते हैं। और अगर हम ठान लेते हैं तो वो काम हम अवश्य कर सकते हैं और अवश्य ही करना चाहिए, है ना। ये सोच के नहीं रोक देना चाहिए कि अरे हमसे नहीं बनेगा, हम नहीं करेंगे। जैसे आप भी कई बार होता है ना, बहुत बड़े बड़े प्रश्न होते तो आप कहते हैं नहीं हम नहीं याद करेंगे, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। अरे क्यों नहीं याद करेंगे? अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको वो प्रश्न के उत्तर भी याद हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमें किसी भी काम में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हर काम हम कर सकते हैं। सिर्फ क्या होनी चाहिए? अपनी चाह होनी चाहिए। अगर हम उस काम को ठान लेते हैं तो वो काम हमारा अवश्य पूरा होता है ना। अगर किसी काम के लिए चाह बना ले तो रास्ता हमको अपने आप मिल जाता है, जैसे कि आपको इला की इस कहानी के द्वारा पता चला। तो इस कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।